जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 5 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है। चलिए देखते हैं आज हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरीके से मैप प्रैक्टिस करते हैं, मैप प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद से ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना इसके बारे में देखेंगे और मैप भी इससे संबंधित है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में देखेंगे, फिर कान्हा टाइगर रिजर्व और ये पैलियो प्रैक्सी ये क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद से खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 ये भी चर्चे में है, तो इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इसी में आपको मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आप लास्ट तक अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार के बारे में कुछ खास बातें, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बनते रहता है। मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा और ये अभी न्यूज में भी चल रहा है, तो इसलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं मैप को, फिर इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे आपको दोनों चित्र अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा खाली खाली दिख रहा है, तो आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। देखिए पूरा जो है हम लोगों का इंडिया का ही ये क्षेत्र है, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि ये पूरा एक द्वीप है ये, ठीक है। और ये हमारा दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारे हिंद महासागर में स्थित है, हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण हिंद महासागर में। और हम लोग का सबसे दक्षिणी क्षेत्र ग्रेट निकोबार पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे अलग अलग अगर विभाजित करते हैं इस अंडमान को, तो आप नॉर्थ में देखेंगे ऊपरी क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे अंडमान, ये नॉर्थ अंडमान इसको कहते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि मिडिल अंडमान और फिर उसके बाद से ये लोअर अंडमान या फिर इसी को साउथ अंडमान भी कहते हैं, ठीक है। तो साउथ अंडमान में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये पोर्ट ब्लेयर जो है, ये राजधानी ये साउथ अंडमान में है, ठीक है। इसी के ये जो पोर्ट ब्लेयर है इसके आप पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सेंटिनल आइलैंड दिखेगा, ठीक है। अंडमान सी कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर या फिर मिडिल अंडमान के पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लिटिल अंडमान, ठीक है, ये लिटिल अंडमान है। उसके बाद से निचला क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पे ये कार निकोबार है। और यहीं पे आपको दिखेगा ये, अगर हम लोग बीच से एक लाइन ड्रॉ करें, इसमें शायद नहीं है, इसमें है, देखिए 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। यानी कि इधर से क्या है, ये सब चीजों मैप में थोड़ा सा इस तरीके का प्रश्न बनता है प्रीलिम्स में, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि अगर 10 डिग्री चैनल को बेस माने तो हम लोग देखेंगे कि उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे लिटिल अंडमान है और इसको दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे देखें तो ये कार निकोबार आपको आइलैंड यहाँ पे दिखता है, ठीक है। उसके बाद से और आगे आते हैं तो हम लोगों को ये बहुत सारे अलग अलग द्वीप दिखते हैं, लेकिन इतना सारा हम लोग अगर देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग को मेन ये जो ग्रेट निकोबार है ना, अभी जो योजनाएं जो चल रही है जो विवादित है वो ग्रेट निकोबार के लिए योजनाएं हैं, तो हम लोग को इसको ध्यान में रखना है। यहीं पे है इंदिरा पॉइंट और ये जो है आप लिटिल निकोबार अगर देखते हैं तो आपको लिटिल निकोबार दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अंडमान का क्षेत्र है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल इधर आप जाएंगे तो पूरा अंडमान, और 10 डिग्री चैनल से नीचे अगर आते हैं दक्षिणी क्षेत्र में तो आपको ये पूरा निकोबार का क्षेत्र दिखता है, ठीक है। तो आइलैंड एक ही है, बस थोड़ा सा उसमें नाम को लेकर के विभाजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिटिल निकोबार है, लिटिल निकोबार के दक्षिण में है यहाँ पे ग्रेट निकोबार। तो यहाँ से किसी भी तरीके से अगर प्रश्न पूछता है तो आपको थोड़ा सा वो जो है मैप अगर ध्यान में रहेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ खास बातें हैं, उतना ही को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें चीजें हैं तो आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी जो है यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जो है ये लगातार अभी चर्चे में है। और ये इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें जो परियोजनाएं जो भी यहाँ पे लागू कर रहे हैं, आपको एक चीज यहाँ पे पता होगा कि जब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो पूरा अंडमान निकोबार द्वीप को अगर आप देखें तो लगभग बहुत ही ज़्यादा एक पारिस्थितिकी तंत्र से पूरा घिरा हुआ है, पूरा आप समुद्र से घिरा हुआ देख रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रजातियां और अलग तरीके से प्राकृतिक रूप से वहाँ पे पेड़ पौधे हर चीज़ वहाँ पे मिलते हैं। तो अब उस क्षेत्र में अगर किसी भी तरीके से हम लोग को आर्थिक विकास के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट करना होगा, तो इसका मतलब ये भी होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे एक तरीके से वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हम लोग कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, उसको हम लोग बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि वहाँ से पेड़ पौधे हर चीज को हटाना पड़ेगा, तब जा करके आप वहाँ पे ये जैसे कि आपको अगर ये अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल वगैरह ये सब चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ करना है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए कुछ करना है, ठीक है, तो इस तरीके से टाउनशिप विकास करने के लिए करना है, या फिर विद्युत संयंत्र इस तरीके का अगर सौर आधारित अगर सौर क्षेत्र में अगर आप करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए आपको हर चीज के लिए एक जगह चाहिए, और उस जगह के लिए आपको वहां जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं उस प्राकृतिक क्षेत्र को आप प्रभावित करेंगे तभी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस चीज के लिए लगातार विवाद चल रहा है, और विवाद चल रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा, जिसको हम लोग एनजीटी कहते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मुख्य रूप से अभी इस न्यूज में यही चीजें हैं, और ये जो परियोजना है इस परियोजना में खास बातें बस यही सब चीजें हैं कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर लागू होगा, जो मैं आपको अभी बताया ट्रांस निकोबार। ठीक है, तो उस क्षेत्र में जो है यहाँ पे परियोजनाएं हैं कि एक जो है अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को बनाया जाएगा, और एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर टाउनशिप का विकास द्वीप में 16,610 हेक्टेयर के क्षेत्र में यहाँ पे 450 MVA गैस और सौर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इसके कारण से थोड़ा सा जो है आप इतने सारे क्षेत्रों को जो है वहाँ पे आपको एक तरीके से खाली करना पड़ेगा, है ना, इसलिए जो है वो और पूरा प्राकृतिक क्षेत्र है ना, कोरल रीफ वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा ये एक जाना जाता है। अभी हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। और देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से जो है ये एक जो है डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से भी हम लोग देखें तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं यहाँ पे हानि पहुंचेगा, ये वाला क्षेत्र है। और अगर इसका लोकेशन आप देखते हैं तो लोकेशन को आप देखेंगे कि ये हमारे हिंद महासागर में है। ठीक है, अगर ये जो है बड़ा क्षेत्र, तो अभी शायद बड़ा मैप तो मैं नहीं कर पाया हूँ, रुकिए मैं ट्राई करता हूँ उसको दिखाने का, क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी है। देखिए अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो दिख रहा है ना इसमें। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोकेशन से जो मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए ये आप देख रहे हैं कि भारत के इधर आप देख रहे हैं कि ये दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है, अगर कई बार मैप में हम लोग ये भी दिखता है, जैसे हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, तो उतना ज़्यादा हम लोग को उसके लिए ध्यान नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है ये पूरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये। ठीक है, और आप सबसे निचला क्षेत्र यहाँ पे आप आएंगे ये वाले आइलैंड में, तो ये है ग्रेट निकोबार। ठीक है, अच्छे से शायद यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, देखिएगा होगा थोड़ा देर में। तो अगर ये वाले क्षेत्र को आप देखते हैं, ठीक है, ये ग्रेट आइलैंड है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, आप खुद देखिए कि यहाँ पे जो हम लोग चीज डेवलप करना चाह रहे हैं अलग अलग से, मान के चले अगर हम लोग यहाँ पे एक पोर्ट जो है वो डेवलप करते हैं, है ना, तो हमारे को आर्थिक विकास के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर भारत से हम लोग का यहाँ से अगर कोई भी चीज़ कुछ भी सामान वगैरह जाता है तो आप अगर यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पे दिखेगा इंडोनेशिया। अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ तब अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। हाँ, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे है इंडोनेशिया वाला क्षेत्र आपको, ठीक है। उसके बाद से मलेशिया वाला क्षेत्र देख रहे हैं आप। इधर से पूरा मतलब ये थाईलैंड और ये सब पूरा इधर का जितना ये फिलीपींस वगैरह क्षेत्र हो गया, ठीक है। इधर पूरा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र जो हो गया नीचे साइड में आप देख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इधर से हम लोग के इंडिया से अगर हम लोग देखें तो हम लोग इधर का पूरा दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, इधर के देशों से हम लोग कुछ अच्छे से बेहतर तरीके से व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज आप यहाँ पे देखते हैं कि एक तरीके से क्या होगा कि हमारे लिए एक सपोर्ट बिल्ड होगा। यहाँ पे अगर हम लोग इस जगह पर डेवलप करते हैं तो भारत का कुछ भी अगर हम लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एक सपोर्ट बिल्ड होगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक क्षेत्र में मतलब एक तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्टिंग को और मजबूत कर सकते हैं इससे, ठीक है। कई सारे देश में हम लोग को और थोड़ा सा आसानी हो जाएगा पहुंचने में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ ये देखिए नीचे वाले क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, जो कोकोस आइलैंड कल ही मैं आपको बताया था कोकोस आइलैंड, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, छोटा सा जो लास्ट में नीचे साइड में आपको दिख रहा है। मैं मार्क यहाँ पे करता हूँ, जैसे ये कोकोस आइलैंड है। तो अब यहाँ पे भी हमारे लिए डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे फ्यूलिंग स्टेशन के लिए हम लोग यहाँ सोच रहे हैं, तो उसी तरीके से अब क्या होगा कि हमारे ट्रांसपोर्टिंग को और मजबूत यहाँ से मजबूती मिलेगा, है ना। अब हम लोग को ये हिंद महासागर में कहीं भी अगर हम लोग किसी द्वीप में इधर भी जाते हैं, चाहे हम लोग इधर पश्चिम की ओर जाएं चाहे पूर्व की ओर जाएं, हम लोग किधर भी जाते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा क्या यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से एक रेस्ट मिलेगा हम लोग, ठीक है। तो हम लोग उस सपोर्ट से और ज्यादा अधिकतर हम लोग देशों के साथ जो है पहुंच सकते हैं हम लोग पास। तो इसलिए भी ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली जितना समझाना था, बहुत सारी चीजें और हम लोग अलग अलग से सोच सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के लिए जितना जरूरी था उतना मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट बातें उसको देखते हैं। देखिए ग्रेट निकोबार जो है ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये हेक्टेयर वगैरह तो जरूरत नहीं है, मेन चीज है कि यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न बनता है, याद रखिएगा कि वो क्षेत्र आपको मैं पहले ही बताया था कि आप बता सकते हैं ना कि वहां पे किस प्रकार का वन मिलेगा। आप देख रहे हैं कि वो कहाँ पर है, वो पूरा भूमध्य जो रेखा है हम लोग का, भूमध्य रेखा के वो आसपास के पूरा क्षेत्र है। और वहां पे अगर क्षेत्र है तो समझ लो कि वहां बहुत ज्यादा उसको गर्मी पड़ने वाला है। गर्मी पड़ेगा तो फिर बरसात भी होगा, बरसात भी होगा तो फिर वहां की जो वन वगैरह होंगे वो सदाबहार तरीके के होंगे, है ना। क्योंकि हर समय लगातार वहाँ बारिश भी होता है, अच्छा खासा धूप भी होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो पूरा जो है समुद्र का क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और ये पूरा यहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं, संकटग्रस्त की स्थिति में भी है, ठीक है। और ये एक बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का निवास स्थान भी है। वहाँ पे एंजियोस्पर्म, फर्न और जिम्नोस्पर्म और यहाँ पे ब्रायोफाइट्स, इस तरीके की अलग अलग जो है वहाँ प्रजातियां भी मिलती हैं। जीवों के संदर्भ में यहाँ 1800 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है कि स्थानिक क्षेत्र, स्थानिक वहाँ पे प्रजातियां भी हैं जो वहाँ मिलते हैं, ठीक है। और लगभग यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ जनजातियों के बारे में भी कई बार प्रश्न आता है। तो 200 से अधिक, 200 के आसपास यदि हम लोग भी माने तो लगभग वहाँ पे मोंगलाइड, यहाँ पे सोम्पेन प्रजाति जो है, जनजाति जो है, ये लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। ये ट्राइबल्स हैं। तो ये विशेष रूप से नदी और जलधाराओं के किनारे बायोस्फीयर रिजर्व के वनों में ये निवास करते हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक अन्य अलग से और एक और जनजाति है, ठीक है, मंगोलाई ही जनजाति है जिसको निकोबारी यहाँ पे कहते हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे हैं, लगभग 300 की इनकी भी संख्या है। पश्चिमी तट
पर ये लोग बस्तियों में लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहती हैं, इसलिए हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में। तो इसका आप देखते हैं कि 18 अक्टूबर 2010 को जो है इसकी स्थापना की गई और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्राधिकरण, क्योंकि ये जो है जितने भी प्राकृतिक क्षेत्र है, ठीक है, नेचर के लिए पूरा एक तरीके से नेचर का ये कोर्ट है। तो और इसके पास बहुत सारी अलग अलग शक्तियाँ भी हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इसकी शक्तियाँ वगैरह से ही हम लोग ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न बनता है। तो हम लोग इसके शक्तियों को अच्छे से भी समझेंगे। देखिए, एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश जो है यहाँ पे बन गया और पहला बन गया विकासशील देशों में। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास इस तरीके की व्यवस्था थी। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे और कोलकाता, चेन्नई में ये स्थित है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दे का निपटारा 6 महीने के भीतर हो। तो ये एक पॉइंट जो है मुख्य रूप से याद रखिएगा कि प्रश्न में ऑप्शन में इस तरीके से बनता है कि एनजीटी को जो है अनिवार्य रूप से जो है किसी मुद्दे को 6 महीने के अंदर में जो है निपटारा करने का एक मतलब अनिवार्यता है। तो ये बिल्कुल है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसके बारे में कुछ और जो है जो शक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। पर्यावरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लागू करने का भी यहाँ पे एक शक्ति है। ये नॉर्मल शक्ति नहीं है। मान के चलिए अगर आपके पास पर्यावरण के लिए आप नियम बना लिए, कानून बना लिए हैं, लेकिन वो उस कानून का जो है उस तरीके से पालन नहीं हो रहा है, तो जो ये जो एनजीटी है ये इसको लागू करवाने के लिए भी यहाँ पे समन जारी कर सकता है। उसके बाद से देखिए अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी को एक विशिष्ट मंच के रूप में भी यहाँ घोषित किया, करते हुए ये कहा कि जो एनजीटी है इसके पास स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां हैं। तो ये भी इसके पास एक शक्ति है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप जा करके वहां पे केवल अपील करोगे तभी जो है ये एनजीटी जो है सामने आएगा, ऐसा नहीं है। अगर इसको कहीं से पता चलता है, न्यूज पर कहीं से भी अगर पता चला, तो खुद ये एनजीटी जो है वो खुद संज्ञान में लेकर के सरकार से उसके बारे में प्रश्न पूछ सकती है कि अभी तक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों है या प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, किसी भी तरीके से पर्यावरण को हानि को लेकर के। ठीक है, इसके पास निवारक और सुधारात्मक भी यहाँ पे शक्तियां इसके पास हैं। ठीक है, निवारक मतलब किसी भी तरीके का आपको अगर किसी चीज के लिए आपको वहां पे पर्यावरण में सुधार करने की जरूरत है, तो सारी चीजों को भी ये वहां पे अगर वो कहता है ये एनजीटी, तो फिर उसको सरकार को मानना पड़ता है। तो इस तरीके के जो संज्ञान है वो भी लेने का अधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत ये सुनवाई कर सकता है, हम लोग देख लिए हैं इसको। तो इस तरीके से इसके पास बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण अधिकार है एनजीटी के पास। ठीक है, तो ये हम लोग इसके बारे में समझ गए। अब देखते हैं कुछ प्रश्न जो है यहाँ से पूछा गया है, थोड़ा सा हम लोग प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से विभाजित होता है? 2014 में ये प्रश्न इस तरीके से प्रश्न जो है पूछ लिया था। तो हम लोग इसमें देख चुके हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे होगा। मैप में देखिए एक बार अच्छे से। हालांकि यहाँ से तो प्रश्न पूछ चुका है, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो 10 डिग्री चैनल है, अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो अच्छा इसमें दिखाया था, ये 10 डिग्री चैनल आपको बीच में दिख रहा है ना। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, मैं इसलिए प्रश्न वहां पे रखा हुआ हूँ। देखिए इसके उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिटिल अंडमान है और नीचे में आप देख रहे हैं कि कार निकोबार है ये। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है अभी कुछ और प्रश्न बने। तो देखिए आप लोगों को मैप यहाँ पे तो मैं एक थोड़ा सा शुरुआत के लिए बता दिया हूँ, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उन सभी को आप लोग बीच बीच में ध्यान से देखते रहिएगा। प्रश्न किस तरीके से बन रहा है आपको ये समझ में आ गया है, तो ये सब जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं।
एक तरीके से जो है ये मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे प्रश्न में है, ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। तो प्रवाल भित्तियां प्रश्न यहाँ से देखिए 2014 में एक बार फिर से पूछ लिया गया है, ये वाले इसी में से। तो इसमें आपको कौन कौन से जो है जिसमें आपको प्रवाल भित्तियां दिखेंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जितने खाड़ी है, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो बहुत मतलब अधिकतर जो है यहाँ पे प्रवाल भित्तियां मिलती हैं। फिर कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मैप में भी मैं आपको बताया हुआ हूँ ये सब चीजें, तो आपको याद होगा। देखिए सुंदरवन जो है वो हम लोगों ने पिछली बार ही पढ़ा था, तो सुंदरवन में ये सारी चीजें, ये जो चीजें हैं उस तरीके से नहीं मिलती हैं, और बाकी सभी चीजें मिलती हैं। ये खास करके सुंदरवन जो है मैंग्रोव के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बाकी ये तीनों जो है यहाँ पे जो है प्रवाल भित्तियां मिलती हैं। तो प्रश्न मेन है, प्रश्न को बस देखना है, समझना है कि किस तरीके से प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सोम्पेन प्रजाति जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है। 2009 का प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न का ईयर को देख करके भी हम लोग सोचेंगे, ठीक है, उस हिसाब से उस जगह पे पूछा गया था। अभी के लिए जो है अलग प्रश्न अलग अलग तरीके का थोड़ा सा बन सकता है, लेकिन हाँ ये है कि प्रश्न तो बनेगा तो उसी एरिया से ही बनेगा ना, तो उसको बस ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे ये जैसे ये जनजाति, ये सोम्पेन जनजाति पूछा गया है, तो सोम्पेन जनजाति हम लोग अभी पढ़े कहाँ पे रहेगा वो, तो ये रहेगा ये निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां, स्पीति घाटी, ये सब अलग अलग हो जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व भी करंट में चर्चे में था, तो हम लोग इसके बारे में कुछ खास खास बातें जो है देख लेते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में ये फैला हुआ है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है वो पूर्व में 2 अभ्यारण्य, कौन कौन सा, एक है हॉलन और दूसरा यहाँ पे बांजर में विभाजित था। पहले की बातें बताई जा रही है, और 1955 में इसे जो है कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और 1973 में जो है कान्हा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया इसको। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का, मध्य भारत का सबसे यहाँ पे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है यहाँ पे हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, या फिर इसी को स्वैम्प डियर कहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है, प्लस जो है ये जो स्वैम्प डियर जो है ये इस जो कान्हा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे ही ये एक स्थानिक रूप से उसका संरक्षण भी किया जाता है। विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में ही ये पाया जाता है, और अन्य प्रजातियों में टाइगर, तेंदुआ, भालू, गौर, भारतीय अजगर आदि शामिल हैं इसमें। यह अपने सदाबहार साल के जंगलों, ठीक है, यहाँ पे साल वन जो है वो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। और यह भारत में आधिकारिक शुभंकर के रूप में जो है यहाँ पे याद रखेंगे ये भूर सिंह द बारहसिंगा, इस तरीके का एक यहाँ पे शुभंकर भी यहाँ इस टाइगर रिजर्व के लिए जो है यहाँ लागू किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, शुभंकर इसका क्या रहेगा, जो कान्हा टाइगर रिजर्व है इसका शुभंकर जो है यहाँ पे भूर सिंह द बारहसिंगा, ठीक है। तो इसके लिए भी ये न्यूज में था। और देख लीजिए थोड़ा सा मैप आप देखेंगे कि ये आप मध्य प्रदेश के यहाँ पे देखेंगे ये, ठीक है, मंडला या फिर ये जबलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में है ये, ठीक है। देखते हैं बारहसिंगा के बारे में कुछ बातें। तो बारहसिंगा में आप देखेंगे कि ये स्वैम्प डियर जो है वो इसकी अभी जो संरक्षण की स्थिति है IUCN में ये रेड लिस्ट में है और सुभेद्य की स्थिति में है। साइट्स में भी ये परिविष्ट 1 में है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये शामिल किया गया है। अब 1 में शामिल किया गया है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसको बहुत अधिक जो है एक संरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत हाईली उसमें कठोर जो होता है मतलब दंड का प्रावधान रहता है।
देखिए ये पैलियो प्रॉक्सी इस तरीके का जो वर्ड है ना, ये वर्ड के लिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। इस तरीके से वर्ड से जो है प्रश्न बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। और ये क्लाइमेट से भी संबंधित है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये जो है प्रॉक्सी या फिर पैलियो एनवायरमेंटल प्रॉक्सी का संक्षिप्त रूप है जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा अतीत की जलवायु तथा पर्यावरणीय स्थितियों के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले एक संकेतक या रिकॉर्ड है। तो ये जो पैलियो प्रॉक्सी क्या है, तो याद रखेंगे कि ये एक क्लाइमेट या फिर पर्यावरणीय स्थितियों से जुड़ा हुआ है और वो एक संकेतक के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2023। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ठीक है, प्रश्न यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, प्रश्न शायद मैं नहीं रख पाया हूँ। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद से आप इसके लिए मेंस का भी यहाँ से आंसर राइटिंग आप करेंगे। ठीक है, खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 में जो है ये अभी संशोधन करेगा, लेकिन इससे पहले भी जो है ये 2015 में भी इसमें संशोधन किया गया था। इसका उद्देश्य था पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नीलामी आधारित खनिज रियायत आवंटन शुरू करना, प्रभावित समुदायों के कल्याण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना करना, अन्वेषण को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना करना और अवैध खननकर्ताओं हेतु सख्त दंड का प्रावधान करना। तो ये 2015 में उस समय इसलिए ये सब में संशोधन किया गया था। लेकिन फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये विशिष्ट आकस्मिक मुद्दों का निवारण करने के लिए इस अधिनियम में फिर 2016 फिर 2020 में संशोधन किए गए थे और फिर इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए फिर आखिरी बार जो है 2021 में फिर से संशोधन किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है इसकी मेन प्रवृत्ति जो है जो 1957 में है उसमें कई बार चेंजेस आने के कारण से जो है आप संशोधन में यहाँ पे देखेंगे कि अब जो नया संशोधन होगा प्रश्न वहां से बनेगा, क्योंकि बहुत बार इसमें चेंजेस अलग अलग चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे जो देखना है वो देखना है 2023 में जो है क्या संशोधन किया गया है, वो मुख्य रूप से उसको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो है यहाँ पे पहला संशोधन खास करके सब याद रखना है, यह सरकार को उन अपतटीय क्षेत्र को आरक्षित करने की अनुमति देता है। तो ये अपतटीय क्षेत्र जहाँ पे क्या है कि अभी आधिकारिक रूप से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वैसा कुछ क्षेत्र अगर है तो उसको आरक्षित करने का ये जो अधिनियम है 2023 का ये अधिकार देगा। पहला इसमें पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद से दूसरा जो है प्रशासन अधिकारी को सरकार या सरकारी कंपनी को समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा देने की भी अनुमति देता है। तो ये सब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा छांट करके ये सब चीजों को मैं रखा हूँ, क्योंकि ये सब क्या है बहुत ज्यादा पॉइंट भी आप याद अच्छे से नहीं कर पाएंगे और जो मेन चीज है उसको आपको ध्यान रखना भी जरूरी है। तो जो मेन चीज है हम लोग उसी को डायरेक्टली पढ़ें ताकि हम लोग को थोड़ा अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट याद रहे, है ना। देखिए अगला यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए कि इसमें उत्पादन पट्टे के नवीनीकरण के प्रावधान को हटाने, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के प्रावधानों के समान उत्पादन पट्टे के लिए 50 वर्ष की निश्चित अवधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए बीच में जो है ये सब झंझट हटा दिया गया है कि आपको जो है नवीकरण करवाना पड़ेगा बार बार। आप सीधा एक बार आप यहाँ पे जो है इसका पट्टा अगर ले लेते हैं तो उसको 50 वर्ष तक के लिए यहाँ पे एक आपको कोई भी नवीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मेंस के लिए यहाँ से प्रश्न बनता है। तो प्रीलिम्स में ये सब पॉइंट्स जो होते हैं वो सब पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यह केवल प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा यहाँ पे नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को उत्पादन पट्टा देने का भी प्रावधान करता है। तो जो निजी क्षेत्र के यहाँ पे अगर इस तरीके का इसमें जो खनिज से संबंधित ये लोग भी यहाँ पे कार्य करना चाहते हैं उसमें, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग को भी यहाँ पे पट्टा मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसके उत्पादन के लिए इनको केवल नीलामी के तरीके से इनको पट्टा मिल जाएगा। तो यानी कि निजी क्षेत्र भी इसमें एलिजिबल होंगे इसमें उत्पादन के लिए। ठीक है, जो जितने भी खनिज वगैरह है उन सब के उत्पादन के लिए इनको भी लाइसेंस यहाँ से मिल जाएगा, यही बताया जा रहा है नीलामी के थ्रू। ठीक है, और देखिए आगे कुछ और खास बातें हैं, बस ज़्यादा नहीं है इसमें, हो गया इतना ही है, लेकिन ध्यान रखना ये सब। यह केंद्र सरकार के द्वारा आरक्षित खनिज के अंतर्गत, जैसे कि यहाँ पे असर वाले क्षेत्रों में किसी सरकार या सरकारी कंपनी या फिर निगम को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना संचालन यहाँ पे परिचालन अधिकार प्रदान करने का भी प्रावधान करता है। तो ये जो है अगर सरकारी सरकार है उसमें या फिर राज्य सरकार है, सरकारी कंपनियां जितने भी सरकार के अंतर्गत, ठीक है, या फिर सरकार से जुड़े हुए जो कंपनी है वो लोग भी, उन लोगों को उस तरीके से किसी भी चीज़ का बोली वगैरह लगाने के लिए जरूरत नहीं है। उनको अधिकार यहाँ से मिल गया इस अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे देखिए कि परमाणु खनिज जो खनिज रहेंगे, ये सब ऐसे खनिजों को जो मतलब अन्वेषण वगैरह इसका करने के लिए लाइसेंस या फिर ये सब जो है केवल सरकार के पास रहेगा। कोई भी पट्टा वगैरह लाइसेंस जो है ये सब केवल सरकार के पास रहेगा। किसी भी निजी कंपनियों को ये सब चीज़ों के लिए जो है इनको पट्टा वगैरह लाइसेंस वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ खास इसमें प्रावधान किए गए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आज का अभ्यास प्रश्न है मेंस के लिए, हाल ही में खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। इसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करते हुए बताइए कि यह भारत के आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करके जो है केलो IAS एकेडमी टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ जाइए, और वहाँ पे आप आंसर राइटिंग करके वहाँ पे आप भेज सकते हैं। और प्लस अगर कोई उसमें भेजा भी आंसर राइटिंग करके तो उसका आप रिव्यू भी कर सकते हैं, उससे आपको सीखने को मिलेगा, और अगले को आप जो है उसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।